आज के इस खास चर्चा का विषय भारतीय संविधान का एक ऐसा अनुच्छेद है जो सामाजिक न्याय की बुनियाद माना जाता है, अनुच्छेद 46। हमारे पास इस विषय पर कई स्रोत हैं, कुछ कानूनी लेख हैं, सरकारी योजनाओं का विस्तृत विवरण है और कई दशकों में दिए गए अदालती फैसलों का गहरा विश्लेषण भी है। बिल्कुल। आज हम मिलकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि संविधान में लिखी गई ये एक लाइन इतनी शक्तिशाली कैसे बन गई और ये कैसे शिक्षा, रोजगार और समाज में बराबरी लाने वाली नीतियों को आकार देती है। चलिए इसकी परतों को खोलते हैं। हाँ बिल्कुल। और देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये अनुच्छेद सिर्फ एक कानूनी निर्देश नहीं है। ये भारत के उस संवैधानिक वादे को दर्शाता है जिसमें हजारों सालों से हाशिए पर रखे गए समुदायों को ऊपर उठाने की बात कही गई है। सही। आज की चर्चा इस बात पर होगी कि ये वादा कागज पर लिखे शब्दों से हकीकत की जमीन पर कैसे उतरा और इस सफर में क्या-क्या मुश्किलें आईं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि अनुच्छेद 46 आखिर कहता क्या है। हाँ। मैं इसे सीधे संविधान से पढ़ती हूँ। राज्य जनता के दुर्बल वर्गों के और विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करेगा। हाँ, अब ये भाषा थोड़ी कानूनी है। सीधे शब्दों में कहें तो इसका मतलब है कि सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वो कमजोर वर्गों, खासकर SC/ST समुदाय के लोगों को पढ़ाई लिखाई और कमाई के मौकों में आगे बढ़ने में खास मदद करे और उन्हें हर तरह की नाइंसाफी और शोषण से बचाए। सही, आपने इसे एकदम सही तरीके से सरल किया। इस अनुच्छेद से राज्य पर दो बहुत स्पष्ट जिम्मेदारियां आती हैं। अच्छा। पहली है सकारात्मक कर्तव्य, यानी प्रोएक्टिव होकर इन वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को विशेष सावधानी से बढ़ावा देना। मतलब सिर्फ बराबरी का मौका देना नहीं, बल्कि आगे बढ़ाने में मदद करना। बिल्कुल। और दूसरा है सुरक्षात्मक कर्तव्य। वो क्या है? यानी उन्हें सामाजिक अन्याय और हर तरह के शोषण से बचाने के लिए एक ढाल बनना। एक मिनट, हमारे स्रोत बताते हैं कि ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का हिस्सा है। इसका क्या मतलब है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। संविधान के इस हिस्से में जो सिद्धांत हैं, वे सरकार के लिए एक तरह से यूं कहिए नैतिक दिशा निर्देश हैं। अच्छा। ये आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हैं। इन्हें लेकर आप सीधे अदालत नहीं जा सकते और ये नहीं कह सकते कि सरकार ये लागू करे। तो मतलब ये कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है? नहीं, लेकिन देश को चलाने और कानून बनाने के लिए इन्हें मौलिक माना गया है। तो ये एक तरह से संविधान का मॉरल कंपस है। मतलब सरकार को रास्ता दिखाता है, पर आप इसे लेकर कोर्ट नहीं जा सकते कि मेरी ये मांग पूरी करो। बिल्कुल सही। ये सरकार की अंतरात्मा की आवाज है, जिसे कानून बनाते समय सुनना जरूरी है। और यहीं से कहानी में पहला बड़ा सवाल खड़ा होता है। अधिकार दिया ही गया था। हाँ। तो फिर अनुच्छेद 46 जैसे एक विशेष प्रावधान की जरूरत क्यों महसूस हुई? क्या ये अपने आप में बराबरी के सिद्धांत के खिलाफ नहीं है? इसकी जड़ें आप देखिए, इसकी जड़ें भारत के ऐतिहासिक सच में छिपी हैं। मतलब हजारों साल का सामाजिक स्तरीकरण। हाँ, जाति आधारित भेदभाव और गहरी आर्थिक असमानता। संविधान निर्माता और खास तौर पर डॉक्टर BR अम्बेडकर इस बात को अच्छी तरह समझते थे कि सिर्फ कागज पर कानूनी समानता दे देना, जिसे हम फॉर्मल इक्वालिटी कहते हैं, वो काफी नहीं होगा। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि 400 मीटर के रेस में सबको एक ही स्टार्टिंग लाइन पे खड़ा करना फॉर्मल इक्वालिटी है। हाँ। लेकिन संविधान निर्माता ये देख रहे थे कि कुछ धावकों के पैरों में सदियों की जंजीरों के घाव हैं और कुछ बिल्कुल स्वस्थ हैं। सही। तो सबको एक ही लाइन से दौड़ाना न्याय नहीं होगा। मतलब है कि असली बराबरी लाने के लिए जो लोग दौड़ में पीछे रह गए हैं, उन्हें सहारा देना होगा। शायद उन्हें रेस में थोड़ा आगे खड़ा करना होगा। और अनुच्छेद 46 यही करता है। हाँ, अनुच्छेद 46 इसी सुरक्षात्मक भेदभाव या प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन और सकारात्मक कार्रवाई यानी अफर्मेटिव एक्शन का संवैधानिक आधार बनता है। ये कहता है कि राज्य को उन घावों को भरने के लिए खास कदम उठाने होंगे। ठीक है, तो सिद्धांत तो समझ में आ गया, लेकिन यहाँ से बात सच में दिलचस्प हो जाती है जब इस सिद्धांत को लागू करने की कोशिश हुई। तो ये मौलिक अधिकारों से टकराया। हाँ, और इस टकराव का मैदान बनी हमारी अदालतें। बिल्कुल। और पहला बड़ा टकराव आजादी के तुरंत बाद 1951 में ही हो गया। वो स्टेट ऑफ मद्रास बनाम चंपकम दोराय राजन वाला मामला। हाँ वही। मद्रास सरकार ने जाति के आधार पर
मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में सीटें आरक्षित कर दी थी। इसे अनुच्छेद 15(1) के तहत चुनौती दी गई, जो धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव से रोकता है। तो एक तरफ था अनुच्छेद 46 जो कहता था कि कमजोर वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करो, और दूसरी तरफ थे मौलिक अधिकार, जो कहते थे कि जाति के आधार पर कोई भेदभाव मत करो। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने उस समय एक सख्त रोक अपनाया। उन्होंने कहा कि नीति निदेशक तत्व यानी अनुच्छेद 46 मौलिक अधिकारों पर हावी नहीं हो सकते। अच्छा, मतलब अगर दोनों में टकराव होगा तो मौलिक अधिकार ही मान्य होंगे। हाँ बिल्कुल, और अदालत ने उस आरक्षण को रद्द कर दिया। ये तो एक बहुत बड़ा झटका रहा होगा अनुच्छेद 46 की भावना के लिए। था, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती दिखाता है। क्या हुआ? इस फैसले के फौरन बाद संसद ने पहला संविधान संशोधन पारित किया 1951 में ही। उसी साल? हाँ, उसी साल। उन्होंने अनुच्छेद 15 में एक नया क्लॉज जोड़ दिया, क्लॉज 4। और उसने क्या बदला? उसने राज्य को यह अधिकार दे दिया कि वो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान कर सकते हैं। तो एक तरह से संसद ने एक्शन लिया और अदालत के फैसले से जो गैप बना था उसे भर दिया। बिल्कुल, ये दिखाता है कि संविधान निर्माता इस बात को लेकर कितने सीरियस थे। तो 1951 में एक संतुलन तो बन गया, लेकिन असली तूफान तो 90s के दशक में आया। हाँ, मंडल कमीशन की रिपोर्ट के बाद। हाँ, उस रिपोर्ट ने पूरे देश में एक नई बहस छेड़ दी थी, और यही बहस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामले के रूप में। हाँ, ये भारतीय कानूनी इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण मामलों में से एक है। 9 जजों की बेंच ने इस पर सुनवाई की और उन्होंने ओबीसी आरक्षण को वैध ठहराया, है ना? उन्होंने अन्य पिछड़ा वर्गों मतलब ओबीसीज के लिए 27% आरक्षण को संवैधानिक रूप से वैध तो ठहराया, लेकिन इसके साथ ही आरक्षण की व्यवस्था पर 2 बहुत बड़ी सीमाएं भी लगा दी। पहली सीमा तो वो 50% वाली थी। सिली, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षण की कुल सीमा 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ताकि समानता के अधिकार का हनन न हो। 1 मिनट, ये 50% वाली सीमा कहाँ से आई? क्या संविधान में इसका जिक्र है? नहीं, ये बहुत दिलचस्प सवाल है। संविधान में ऐसी कोई सीमा नहीं लिखी है। तो फिर? ये सुप्रीम कोर्ट ने ही अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार और आरक्षण के प्रावधानों के बीच एक संतुलन बनाने के लिए तय की थी। उनका तर्क था कि आरक्षण एक अपवाद है, ये नियम नहीं बन सकता। अच्छा, और दूसरी बड़ी बात क्या थी? दूसरी बड़ी बात थी क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट, यानी मलाईदार परत। इसका क्या मतलब था? कोर्ट ने कहा कि पिछड़े वर्गों में भी जो लोग आर्थिक और सामाजिक रूप से आगे बढ़ चुके हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। ताकि फायदा उस वर्ग के सबसे जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे। बिल्कुल। तो ये कहानी इंदिरा साहनी पर खत्म नहीं हुई। जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, ये एक लगातार विकसित होती कहानी है। हाँ। इसका सबसे ताज़ा अध्याय अगस्त 2024 में लिखा गया, स्टेट ऑफ पंजाब बनाम दविंदर सिंह मामले में। हाँ, और ये फैसला बहुत महत्वपूर्ण है। 7 जजों की बेंच ने एक मत से ये फैसला दिया जी कि राज्य अगर चाहे तो अनुसूचित जातियों और जनजातियों के भीतर भी उपवर्गीकरण मतलब सब क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। इसका आम भाषा में क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि अदालत ने ये माना कि एससी या एसटी कोई एक जैसा मतलब होमोजीनियस समूह नहीं है। अच्छा। उनके भीतर भी अलग अलग जातियों में पिछड़ेपन का स्तर अलग अलग हो सकता है। जी। कुछ जातियां दूसरों से ज्यादा पिछड़ी हो सकती हैं। तो ये फैसला राज्यों को ये अधिकार देता है कि वो पहचाने कि कौन ज्यादा जरूरतमंद है और आरक्षण का लाभ उन तक पहुंचाने के लिए नीतियां बनाएं। ये तो सिर्फ एक कानूनी बदलाव नहीं है, ये तो सोचने के तरीके में एक बहुत बड़ा बदलाव है। निश्चित रूप से। हम एक पूरे समूह को एक साथ देखने के बजाय अब उसके अंदर की परतों को भी देख रहे हैं। ये तो बहुत बड़ा कदम है। हाँ, ये वास्तविक समानता की दिशा में एक और गहरा कदम है। ये मानता है कि सिर्फ समूहों के बीच ही नहीं, बल्कि समूहों के भीतर भी असमानता हो सकती है और उसे भी दूर करने की जरूरत है। ये तो हुई अदालतों और कानूनों की दुनिया की बात, लेकिन जब ये बड़े बड़े फैसले कागज से उतरकर जमीन पर आते हैं, तो एक आम इंसान की जिंदगी पर इसका क्या असर दिखता है? हमारे स्रोत असल में कुछ बहुत ठोस उदाहरण देते हैं। कौन से कानून और योजनाएं हैं जो सीधे तौर पर अनुच्छेद 46 की भावना से निकले हैं? कई हैं। अगर हम कानूनों की बात करें तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, जिसे प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट भी कहते हैं। हाँ,
ये शायद सबसे बड़ा उदाहरण है। ये सिर्फ एक दंडात्मक कानून नहीं है, ये सामाजिक अन्याय के खिलाफ राज्य के सुरक्षात्मक कर्तव्य का प्रतीक है। तो ये कानून सिर्फ सजा देने के लिए नहीं है, बल्कि एक तरह से ये एक सामाजिक संदेश भी देता है कि इस तरह का व्यवहार अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सही कहा? बिल्कुल। और दूसरा बड़ा उदाहरण है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। राइट टू एजुकेशन एक्ट। हाँ, जिसने खास तौर पर वंचित समूहों के बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच को एक कानूनी हक बना दिया। ये अनुच्छेद 46 के शैक्षिक हितों को बढ़ावा देने वाले कर्तव्य का सीधा नतीजा है। और सरकारी योजनाओं की तो एक लंबी लिस्ट है, लेकिन क्या हमारे स्रोत ये बताते हैं कि इनमें से कौन सी योजना सिर्फ मदद देने से आगे बढ़कर असल में सशक्त करने का काम कर रही है? What's the real game changer here? एक अच्छी योजना जो इस दिशा में काम कर रही है वो है स्टैंड अप इंडिया स्कीम। अच्छा, ये सिर्फ सब्सिडी या भत्ता नहीं देती, बल्कि SC, ST और महिला उद्यमियों को अपना कारोबार शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए से 1 करोड़ तक का बैंक लोन देती है। तो ये उन्हें नौकरी मांगने वाले से नौकरी देने वाला बनाने की दिशा में एक कदम है। सही पकड़ा। और इसी से जुड़ा एक आंकड़ा हमारे एक सोर्स में था। हाँ, मैंने भी पढ़ा था कि इस स्कीम के लॉन्च होने के बाद से SC, ST उद्यमियों की संख्या में एक उल्लेखनीय उछाल आया है, खासकर छोटे शहरों में। तो असर तो दिख रहा है। हाँ, इसी तरह शैक्षिक क्षेत्र में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय हैं, जो आदिवासी इलाकों में है। हाँ, जो दूर दराज के आदिवासी इलाकों में छात्रों को बेहतरीन शिक्षा और माहौल देते हैं ताकि वे भी मुख्य धारा की प्रतिस्पर्धा में शामिल हो सकें। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप ने तो लाखों छात्रों के लिए उच्च शिक्षा के दरवाजे खोले हैं। ये सब अनुच्छेद 46 के जमीनी अवतार हैं। जाहिर है इतने दशकों के बाद भी सब कुछ ठीक नहीं है, तस्वीरें गुलाबी नहीं है। इन नीतियों को लागू करने में आज भी मुख्य चुनौतियां क्या हैं? स्रोत बताते हैं कि चुनौतियां कई स्तरों पर हैं। सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी चुनौती सामाजिक मानसिकता की है। कानून बन गए हैं, लेकिन कई जगहों पर सामाजिक भेदभाव और अस्पृश्यता की मानसिकता आज भी मौजूद है। ये एक ऐसी लड़ाई है जो सिर्फ कानून से नहीं जीती जा सकती। और शिक्षा के क्षेत्र में, जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, SC, ST छात्रों के बीच स्कूल छोड़ने की दर यानी ड्रॉप आउट रेट अभी भी चिंताजनक रूप से ज्यादा है। हाँ, और ये एक जटिल समस्या है। हमारे स्रोतों में एक दिलचस्प बात यह भी है कि स्कॉलरशिप जैसी योजनाएं पैसों की कमी तो दूर करती हैं, लेकिन उस सामाजिक दबाव का क्या जो पहली पीढ़ी के छात्रों पर होता है? बिल्कुल। या उस खराब बुनियादी ढांचे का क्या जो उन्हें अच्छी शिक्षा से वंचित रखता है। हमारी नीतियां अक्सर इन पहलुओं को नजरअंदाज कर देती हैं। और फिर प्रशासनिक देरी और भ्रष्टाचार तो है ही, जो योजनाओं के असर को कम कर देता है। हाँ, वो भी एक बड़ी सच्चाई है। और इन सब के बीच आरक्षण की नीति को लेकर समाज में एक लगातार चलने वाली सबसे संवेदनशील और जटिल बहस भी है। हाँ, बिल्कुल। इस बहस के 2 मुख्य पक्ष हैं और दोनों के अपने तर्क हैं। एक पक्ष का मानना है कि आरक्षण योग्यता यानी मेरिट के सिद्धांत के खिलाफ है। उनका तर्क है कि इससे कार्यकुशलता प्रभावित होती है और ये एक तरह का रिवर्स कास्टिज्म है। और वे मानते हैं कि अब इन नीतियों को खत्म कर देना चाहिए। हाँ, या फिर इन्हें पूरी तरह से आर्थिक आधार पर लागू करना चाहिए। और दूसरा पक्ष दलील देता है कि ये बहस मेरिट बनाम आरक्षण की है ही नहीं। अच्छा। उनका तर्क है कि भारत की सामाजिक संरचना में मेरिट खुद जाति और सामाजिक पूंजी से प्रभावित होती है। वे मानते हैं कि आरक्षण गरीबी हटाने का कार्यक्रम नहीं, बल्कि सत्ता, संसाधनों और अवसरों में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का एक जरिया है। बिल्कुल। उनका कहना है कि जब तक समाज से जाति आधारित भेदभाव खत्म नहीं होता, तब तक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए आरक्षण जैसे उपायों की जरूरत बनी रहेगी। इस बहस में एक नया मोड़ तब आया जब सुप्रीम कोर्ट ने 2022 के जनहित अभियान मामले में EWS आरक्षण को सही ठहराया। हाँ, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण। बिल्कुल। उस फैसले ने इस बहस को एक नई दिशा दी है, क्योंकि ये पहला आरक्षण है जो सिर्फ आर्थिक आधार पर दिया गया है। और इसने इंदिरा साहनी मामले में तय की गई 50% की सीमा को भी पार किया है। हाँ, इसने ये सवाल भी खड़ा कर दिया है कि क्या अब आरक्षण का मूल उद्देश्य सामाजिक न्याय से हटकर आर्थिक सहायता की ओर बढ़ रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आने वाले सालों में भी बहस जारी रहेगी। निश्चित तौर पर। तो इन सभी स्रोतों, अदालती फैसलों और जमीनी हकीकत को देखने के बाद इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? सार ये है कि अनुच्छेद 46 संविधान में लिखा सिर्फ एक अनुच्छेद नहीं है, बल्कि ये एक गतिशील और जिंदा विचार है।
ये भारतीय संविधान के उस प्रगतिशील चेहरे को दिखाता है जो समाज में बराबरी लाने के लिए लगातार खुद को बदल रहा है और विकसित कर रहा है। ये पत्थर की लकीर नहीं है। नहीं है। चंपकम दोराय राजन मामले में इसके सामने आई पहली चुनौती से लेकर दविंदर सिंह मामले में उपवर्गीकरण की इजाजत तक, इसकी यात्रा भारत में सामाजिक न्याय की यात्रा को ही दर्शाती है। चर्चा के अंत में एक विचार अपने सुनने वालों के लिए छोड़ जाते हैं। जैसा कि हमारे स्रोत और हाल के अदालती फैसले बताते हैं, भारत में समानता की लड़ाई कानूनी समानता से वास्तविक समानता की ओर बढ़ रही है। हाँ। अदालतें अब उपवर्गीकरण जैसे अधिक सूक्ष्म और बारीक तरीकों की अनुमति दे रही हैं ताकि लाभ सबसे जरूरतमंद तक पहुंचे। सही। ऐसे में भविष्य का बड़ा सवाल शायद ये नहीं होगा कि आरक्षण होना चाहिए या नहीं, बल्कि ये होगा कि इसका डिजाइन कैसे बेहतर बनाया जाए, इसे कैसे ज्यादा प्रभावी और लक्षित किया जाए। हाँ, ताकि ये हमेशा के लिए एक जरूरत ना बना रहे, बल्कि एक दिन अपना मकसद पूरा करके खुद ही अप्रासंगिक हो जाए।